नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका शो कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ रोज की तरीके से वो प्रोग्राम जहां पर हम बात करते हैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, कुछ आपसे छुपाते नहीं, सब कुछ आपको बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता, वो आप जानते हैं इस प्रोग्राम में, कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। व्यूअर्स, अब देखिए, अब तो क्या बस हाथी, पहले तो हम कहते थे हाथी निकल गया पूंछ बची है, लेकिन अब तो पूंछ भी निकल ही गई है, बस छोटी छोटी दिखाई दे रही है। चुनाव बचा कहां है भाई? अब आप सब लोग रोज नंबर पूछते हैं, हम रोज आपको कुछ ना कुछ रुझान बताने की कोशिश करते हैं। अब सवाल ये है, आज हमने क्या सोचा, कैसे नए तरीके से कैसे आपको बताएं कि भाई कैसे देश का रिएक्शन क्या है, देश का मिजाज पता क्या कैसे चले। तो हमने कहा कि देखिए, एक आपके लिए 2 लाइन पढ़ देता हूं। पैसा देखो, पैसे की धार देखो, चुनाव समझना है तो शेयर बाजार देखो। शेयर बाजार, मार्केट, पैसा 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 पैसा, इट इज ऑल मनी मनी मनी। तो मनी कहां जा रहा है, मनी किस तरफ जाना चाह रहा है इस चुनाव में, उससे एक अंदाजा आपको लगेगा। इसलिए आज हमारे खास मेहमान विजय सरदारा साहब, जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, आप उनको देखते सुनते हैं। और आदेश रावल जी लोकमत से हमारे साथ हैं। आदेश, स्वागत आपका। और आपके अपने दीपक चौरसिया जी रोज की तरीके से हमारे साथ। बहुत स्वागत सर सभी आप लोगों का। गलत बात तो नहीं की मैंने सरदार साहब? बिल्कुल सही कहा सर आपने, यही माहौल है इस समय, यही माहौल है। बाजार देखो, लेकिन बाजार तो सर, बाजार तो मुझे तो नहीं लगा कि बाजार कुछ कोई डेफिनेटिव बात कह रहा है। बाजार तो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। क्या बाजार की फितरत है? देखिए, वॉलेटिलिटी तो मार्केट का ट्रेंड है। बाजार का मतलब क्या है? कुछ बायर हैं, कुछ सेलर हैं, और अपने अपने असेसमेंट में अपने अपने मूड के हिसाब से डिसीजन लेते हैं, इसीलिए बाजार फ्लक्चुएट करता है जी। और लेकिन अच्छी बात बाजार की क्या होती है, जो बाजार होता है ना, वो कलेक्टिव विजडम होता है। उसमें आप और हम इंडिविजुअल कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ सैकड़ों लोग, हजारों लोग, लाखों लोग अपने सोच के हिसाब से पार्टिसिपेट करते हैं। करेक्ट। तो अगर लाखों लोग सोच रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे तो बाजार ऊपर जाएगा, लाखों लोग सोच रहे हैं कि अच्छे दिन नहीं आएंगे तो बाजार भाई अभी तो बाजार ने सर 76,000 छुआ, रिकॉर्ड टाइम। मैं वही कह रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है? बाजार ये एंटिसिपेट कर रहा है कि एक तो पॉलिसी एनवायरनमेंट कंटिन्यू रहेगा। कोई देखो, बाजार को क्या चीज सबसे ज्यादा खराब करती है, वो है अनसर्टेनिटी। जब बाजार को लगता है कि थिंग्स आर स्टेबल, चाहे बहुत सुधरे भी ना, स्टेबल भी रहे, तो बाजार पॉजिटिव चलता है। लेकिन अगर उनको लगता है कि आने वाले दिन अच्छे नहीं हैं, या जर्क आ सकता है, या अनएक्सपेक्टेड कुछ डेवलपमेंट हो सकता है, या नेगेटिविटी आ सकती है, या डिसकंटिन्यूटी आ सकती है, तब बाजार में डाउनवर्ड ट्रेंड। अभी आपको बाजार क्या बताता दिख रहा है? बाजार ये 2 चीजें, अगर आप पॉलिटिकली बाजार का असेसमेंट देखो तो बाजार ये कहता है कि दिस गवर्नमेंट विल कंटिन्यू। एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कंटिन्यूटी की बात कर रहा है। दूसरा, बार बार मोदी साहब ने एक बात कही, अगर आप कहेंगे कि भाई अभी तो शुरुआत थी, तीसरे टर्म में तो मैं और बड़े धमाके करूंगा, और बड़े धमाके अभी होने जरूरी हैं। क्योंकि इस बात को आप समझिए कि हिंदुस्तान इस समय टेक ऑफ मोड पे है। अभी हमने बड़े रिफॉर्म्स नहीं किए हैं, अभी हमारे यहाँ टेक्नोलॉजिकल बहुत गैप्स हैं। अभी हमने क्या किया? ईमानदारी से सड़कें बनाई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, मतलब कि आपने घर की दीवारें खड़ी कर दी हैं। ओके। अभी उसमें सारी फिटिंग्स और डेकोरेशन बाकी है, अभी वो मोदी जी को वो करना है। ओके। और वो क्या होगा? वो आपका होगा HR रिफॉर्म्स, टेक्निकल रिफॉर्म्स, मार्केट रिफॉर्म्स, बैंकिंग रिफॉर्म्स, तो इन्वेस्टमेंट आए जिससे देश में और इन्वेस्टमेंट। सो बाय एंड लार्ज आप कह रहे हैं अभी फिलहाल मार्केट ये कह रहा है कि मोदी जी रहने चाहिए, और मोदी जी आ रहे हैं, ऐसा भी बता रहा है आपके साथ? हाँ, क्योंकि अगर मार्केट में अनसर्टेनिटी, देखिए मार्केट के 2 पैरेलल हैं। एक तो है जो मार्केट आपको स्टॉक मार्केट दिखता है, एक्सचेंज पे दिखता है, जिसके आपके सेंसेक्स और निफ्टी दिखता है। एक होता है ग्रे मार्केट। मेन मार्केट ग्रे मार्केट को भी ट्रैक करता है, जिसको आप देसी भाषा में सट्टा बाजार भी बोलते हैं। हाँ, सट्टा बाजार, वो भी पॉजिटिव दिखा रहा है। तो देयर इज ए कम्युनिकेशन वेरी क्लियरली ओवर द टेबल, अंडर द टेबल, कि अच्छे दिन आएंगे, मतलब मोदी जी कंटिन्यू करेंगे। दोनों कह रहे हैं, दोनों ये कह रहे हैं, फॉर्मल मार्केट भी और इनफॉर्मल भी। ऑलराइट, ठीक है, ये सरदारा साहब का ओपिनियन आपने जाना। हाँ दीपक जी, बाजार क्या बता रहा है? कुछ आज मैंने एक शेर पढ़ दिया, आप कुछ तो आज जोड़िए। तो आज मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ, इंडिया अलायंस के लिए कह रहा हूँ मैं। अच्छा, ठीक है, शुरू करूँ? है ना? तो इंडिया अलायंस के लिए बहुत फेमस गजल है, जगजीत सिंह जी ने गाई है। दोस्ती जब किसी से की जाए, दोस्ती जब किसी से की जाए, दुश्मनों की भी राय ली जाए। क्या बात, क्या बात कि अगर जब आप किसी से दोस्ती करें तो अपने दुश्मन की भी राय ली। क्या बात है। और इंडिया अलायंस के लिए अगला शेर अर्ज कर रहा हूँ। बस इसी सोच में हूँ बैठा हुआ, बस इसी सोच में हूँ बैठा हुआ,
ये नदी कैसे पार की क्या जाए। बात, क्या क्या बात। बात। ये नदी कैसे पार की जाए। तो बस यही है कि ये नदी कैसे पार की जाए, 4 जून कैसे पार किया जाए, ये उनका सबसे बड़ा टेंशन है। अभी देखिए बाजार का मूड तो सर ने बता दिया। मैंने एक एक्स पर मैंने एक लिख दिया ऐसी शेर चुराया हुआ किसी बड़े शायर का। मैंने लिखा ये बात समझने में रात, मैंने लिखा बात समझने में रात हो गई, मैं उससे जीत गया कि मात हो गई। तो अभी तक किसी को नहीं पता क्या हो रहा है। आदेश रावल जी का आपको पिछला एपिसोड याद है ना, जब आए थे 240 सीट देके गए थे बीजेपी को। मैंने उसके नीचे कमेंट पढ़े, राम 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 राम। वो जो शो गया ना यूट्यूब पे, हाँ। उसके नीचे मैंने भी कमेंट्स पढ़े। गलती कर दी मैंने। 1500 कमेंट थे, जिसमें से 1000 में मुझे गालियां पड़ रही थी। अब बीजेपी को 240 सीट दे रहे हो नहीं, यार। मेरी बात सुनो, देखो, मेरी बात सुनो। हम लोगों का काम क्या है? एनालिसिस करना, सही। कि क्या संभावनाएं होंगी, क्या। हम भगवान तो है नहीं ना, हम सेफोलॉजिस्ट हैं। तो हम ये बात करते हैं कि भाई 4 तारीख को नतीजे आएंगे तो क्या क्या संभावना बनेगी। तो हमने आपके सबसे पहले शो में बात करी स्टेट वाइज। आपने हमें कागज दिया, पेन कॉपी, मतलब पेन दिया, हमने लिखा, इसकी स्टेट वाइज दीपक जी ने लिखा, मैंने लिखा, सबने बताया, आपने अपना एनालिसिस, ठीक है। अब संभावनाओं पे हम लोग बात करते हैं, टॉकिंग पॉइंट देते हैं, भाई ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता। ये हमारा काम है। ओके, इट्स ऑल नहीं नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। तो दर्शकों को इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए कि भाई हमारी रोजी रोटी भाई है। वो दर्शक नहीं, वो ठीक है। रोजी, देखिए वो नहीं, मैं दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मेरी बात समझ। क्या बताया सर ने, क्या बताया? क्या बताया? फॉर्मल मार्केट, इनफॉर्मल मार्केट, दोनों ये उम्मीद कर रहे हैं कि मोदी आएंगे। इनफॉर्मल मार्केट इसलिए हो सकता है बहुत सारे जो आपको सुनने वाले हैं वो भी ये उम्मीद कर रहे हो कि मोदी लौटेंगे तीसरी बार, है ना। तो ये मैंने कहा कि नहीं लौटेंगे। मैंने भी तो कहा लौटेंगे। मार्जिन ऑफ एरर का फर्क है बस। भाई आपने मुझसे पूछा लास्ट टाइम कि आप बताओ सरकार आएगी या नहीं आएगी, तो जो मेरा जो नंबर है वो ये कहता है कि भाई एनडीए को बहुमत। तो अभी भी कायम है, आप 240 पे ही कायम है। नहीं, अब मैं 4 तारीख तक कोई आंकड़ा नहीं दूंगा। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा सर, अपना आंकड़ा शुरुआत में ही दे दीजिए, आप बात ही खत्म कर दें। आपके हिसाब से क्या चल रहा है चुनाव का स्कोर? देखिए, मैंने जो अपना स्टेट वाइज एनालिसिस किया था, मेरे हिसाब से करीब 340 प्लस माइनस 20 बीजेपी 340 प्लस माइनस 20। क्योंकि उसका दूसरा कारण, देखिए मैंने इस पे एक बड़ा एनालिसिस भी किया था और मेरे यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं। इस समय दुविधा किसकी है? जो एंटी मोदी वोटर है वो कंफ्यूज्ड है, मैं क्या करूं, क्योंकि जो वोट प्रो मोदी है वो तो क्लियर है कि मुझे जाके कहां स्टैंपिंग करनी है। जो एंटी मोदी है वोटर, वो ये चाहता है कि यार मेरा वोट वेस्ट भी नहीं जाए तो किसको दूं, उसके पास विकल्प नहीं। तो बहुत सारे वोटर, अगर मैं ये कहूं कि 40% प्रो मोदी, 40% एंटी मोदी, एक 20% का वोट बैंक होता है जो लास्ट मोमेंट पे जो इंटेलेक्चुअल मिडिल क्लास, जैसे कहते हैं ना कि थॉट प्रोसेस में घुसे रहते हैं और वो सोचते हैं कि यार मेरा वोट बेकार नहीं जाना चाहिए। जब वो घर से निकल के बूथ तक जाएगा ना, उसके बीच में वो डिसीजन ले रहा है कि मुझे क्या करना है। और मुझे लगता है कि उस तारीख तक और उस दिन तक जब तक उसको वो क्लैरिटी नहीं आएगी, वो कहेगा अगर मैं निकला ही हूं वोट करने तो कम से कम मैं बीजेपी को ही कर दूंगा, उसमें वेस्ट तो नहीं जाएगा। अल्टरनेट कुछ दिख नहीं रहा, नोटा करने का कोई फायदा नहीं। होता है अब वोटर हमेशा विनिंग साइड पे रहना चाहता है। नहीं, उसके देखिए, अगर उसको लग रहा है कि बीजेपी जीतेगी, भले ही वो मतलब अनमना हो, मतलब ये ना हो कि आप मेरे को अनडिसाइडेड हो, लेकिन अगर उसको लगता है नहीं यार इस तरफ झुका हुआ दिख रहा है तो शायद वो भी झुक जाता है। नहीं, उसके अलावा क्लैरिटी, देखिए क्या होता है ना, आज की तारीख में आप इंडिया ही नहीं, आप पूरी दुनिया में देख लीजिए क्या हो रहा है इस समय। जो यूथ है, हमारा वोटर कौन है? मेजॉरिटी जो सन 2000 के बाद पैदा हुआ, जिसको वोटिंग राइट्स मिले। अगर आप देखें पिछले 24 साल के अंदर जिनको वोटिंग राइट्स मिले हैं वो डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं आज जी। और वो आदमी कंफ्यूज स्टेट में नहीं रहना चाहता। आज का यूथ कहता है यार दिस वे और दैट वे, आई विल सी, ग्रे शेड्स में नहीं चाहता वो। इसीलिए वर्ल्ड वाइड ट्रेंड क्या है कि जो एसर्टिव स्ट्रॉन्ग लीडर हैं उनकी तरफ यूथ ज्यादा बेंट होता है। अच्छा। और इस समय अगर आप देखते हो तो जो सिचुएशन है उसमें उस यूथ को मोदी के अलावा अल्टरनेट नहीं दिख रहा है। अच्छा, मेरा ये असेसमेंट है। और वो जो टिल्ट करेगा वोट, जो एग्जिस्टिंग है वो तो है ही है, कुछ एक स्टेट्स में बिकॉज ऑफ वेरियस लोकल फैक्टर्स फर्क आ सकता है, लेकिन उसका कंपनसेशन कहीं और भी होगा। नहीं तो आपके हिसाब से 320 से 340 बीजेपी रहने वाली है। हाँ। एनडीए कहां तक जाएगा? उसमें आप 30-40 और जोड़ लीजिए तो 360 तक, मैक्स 360 तक जा सकता है। ठीक है। और कांग्रेस?
कांग्रेस का तो देखिए जो पुराना गढ़ है और वहां जो इंडिविजुअल कैंडिडेट है, पार्टी का तो एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि ना वहाँ ऑर्गेनाइजेशंस दिखती है, ना ग्राउंड पे कुछ एक्टिविटी दिखती है, ना उनके कोई बूथ पे काम करने वाले लोग दिख रहे हैं। अगर दिल्ली का भी हम देख लें तो कोई बूथ पे मेरे को लोग दिखे ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि जहां पे कांग्रेस के या अपोजिशन के पर्सनल इंटीग्रिटी या पर्सनल इसकी रीच है एज ए कैंडिडेट, वो पर्सनली जीतेंगे, नॉट बिकॉज ऑफ पार्टी। स्टिल आपका क्या फिर भी एक बॉल पार्क फिगर? मैं तो ये कहूंगा अगर पिछली जितनी है अगर कांग्रेस ले आती है तो दैट्स अचीवमेंट। 52 50 मतलब 50 के फेर में ही आप मान रहे हो? 50 फेर अगर आ जाता है तो दैट्स अचीवमेंट कि दे हैव स्टेबलाइज्ड देमसेल्फ। वी डोंट सी इट गोइंग टू से 70। मुश्किल, बहुत लोग मुझे कह रहे नहीं हैं लगता, ना, नहीं मुझे वो नहीं नहीं, वो भी नहीं होगा इतना ही जितना भी आसपास है। ग्रोथ कहाँ है ऑर्गेनाइजेशन की? और देखिए ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ सरदाना साहब की राय, बीजेपी 320 से 340, एनडीए में और 40 जोड़ दीजिए यानी 340 से 360, 360 से 380, और कांग्रेस 50 के आसपास रहेगी जितनी पिछली बार आई थी। ये उनका इंडिविजुअल असेसमेंट है, ठीक है। अब जैसे आदेश को जो अपने कमेंट्स पर अपने राय पर मिला वो उनको मिला, इनको जो अपनी राय पर मिलेगा वो इनको मिलेगा उसमें कोई ठीक है। अरे अब जरा मार्केट की हम बात कर रहे थे, जो जिसका है उसको मिल जाएगा। अब मैं आपसे, हमने आज क्या कहा, हम बाजार समझेंगे। सरदान साहब ने शुरुआत में कह दिया बाजार चाह रहा है मोदी, और उसको लग रहा है कि मोदी आ रहे हैं। वो अभी तक का ट्रेंड बाजार का ये बताता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना ये बाजार की फितरत है, इससे आप रीड नहीं करेंगे। लेकिन मार्केट जहां खड़ा था कमोबेश वहीं खड़ा है, ये पॉजिटिव ट्रेंड, ये पॉजिटिव ट्रेंड। और अब जैसे बहुत सारे सर जो ब्रोकरेज फर्म्स होती हैं, सरल भाषा में आप बता दीजिएगा क्या होती है, इन्होंने भी अपने कुछ प्रेडिक्शन नहीं है, ये बता रहे हैं कि ऐसा हुआ तो मार्केट क्या करेगी। जैसे एक बड़ी फर्म, मैं नाम नहीं लूंगा, एक बड़ी फर्म ये कह रही है कि साहब अगर बीजेपी को 290 से 300 सीट आ गई तो मार्केट जहां खड़ी है वहीं खड़ी रहेगी। अगर बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं मिलती अपने दम पर, और लेकिन एनडीए के साथ सरकार बना लेते हैं तो बियर केस है, बियर केस मतलब डाउन। अगर 325 प्लस भाजपा अपनी आ जाएगी तो बुल, यानी कि आप सहमत हैं इससे? देखिए बियर का कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं है, कुल मिला के अगर मैं कहता हूं मान लीजिए देखिए सिनेरियो कि बीजेपी की मान लीजिए 260 सीटें आ गई, मेजॉरिटी नहीं आई, कुल मिला के सरकार मोदी ही बनाएंगे। सही, ये बात सही है, कंटिन्यूटी रहेगी। ऐसा तो नहीं है कि किसी अपोजिशन का सपोर्ट लिया या कोई इंडिया अलायंस का ग्रुप टूट के बीजेपी में जुड़ गया और उसको पार्टी का सपोर्ट दे दिया। ये बात तो क्लियर है कि इस समय मोदी के अलावा अल्टरनेट किसी को दिख नहीं रहा। अच्छा, मोदी इज वेरी क्लियर कि मेरे को जो करना है वो करना है, 100 दिन का एजेंडा लेके वो तो पहले से बैठे हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा फर्क आएगा। हाँ, एक सेंटिमेंटल वैल्यू जो होती है, देखिए ब्रोकरेज फर्म के साथ चैलेंज क्या होता है, अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं आएगी तो ब्रोकरेज फर्म कैसे कमाएगा? तो उनको तो ये बताना है कि मार्केट टूटेगा ताकि आप बेचोगे तो ब्रोकरेज मिलेगा। अगर मैं ये कह दूं कि कोई नहीं बेचे, आराम से बैठे रहो, मार्केट ऊपर जाएगा, तो ब्रोकरेज फर्म क्या कमाएंगी? तो ब्रोकरेज फर्म का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ब्रोकरेज फर्म सरल भाषा में सर हम कह दें जो शेयर खरीदने बेचती, आपके लिए जो शेयर खरीदती बेचती, हाँ, जो कंपनियां या एजेंसीज जो आपके लिए या आपके बिहाफ पे शेयर खरीदती बेचती है, जो आपसे ब्रोकरेज चार्ज करती है, वो चाहेंगे कि वो चाहेंगे कि बाजार ऊपर नीचे चलता रहे, क्योंकि ट्रांजैक्शन होगी तो कमाई होगी। वो ये कह रहे हैं कि अगर फुल मेजॉरिटी नहीं हुई तो मार्केट गिरेगी, अगर फुल मेजॉरिटी 320 के प्लस आ गई तो मार्केट खूब चढ़ेगी, वो ये कह रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं, वो कभी ये नहीं कहेंगे कि आपने अगर शेयर खरीदा है तो आराम से बैठे रहो। वो ये कहेंगे कि दोनों साइड में आप तैयार रहो बेचने और खरीदने के लिए, तभी तो ब्रोकरेज बनता है। मैं उसका सेंटिमेंट की बात कर रहा हूं, मुझे डायरेक्शन बता रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोदी को अगर फुल मेजॉरिटी आई तो अप, फुल मेजॉरिटी नहीं आई तो डाउन, ये क्लियर है। मैं नहीं मानता इस बात को कि डाउन जाएगा बिकॉज ऑफ पीपल दोज हु हैव सेंटिमेंटल वैल्यू। मेरे हिसाब से अगर मैं ब्रोकरेज फर्म की भी बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा फर्क है। मान लीजिए किसी को मेजॉरिटी नहीं आती, ठीक है, और देश में फिर वही चलता है कि तब मार्केट डाउन होगा। अगर अनसर्टेनिटी आई तो मार्केट हंग पार्लियामेंट तो क्रैश है, तो मैसिव क्रैश है। क्रैश, यस, क्रैश इज अ बिग वर्ड सर। यस, ओके, क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो कुछ और लॉन्ग टर्म प्लानिंग देख के आ रहा है। क्योंकि क्या होगा अगले 6 महीने दे विल रीड की हंग असेंबली हंग पार्लियामेंट आने के बाद कौन लोग कहां बैठे हैं, उनकी सोच क्या है। क्योंकि जिस तरह से अगर आप कैंपेनिंग में देखें, कोई बोल रहा है कि हम रिजर्वेशन लाएंगे, कोई बोला हम इसको हटाएंगे, कोई बोला हम वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, वेल्थ, ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल रिस्क है इकोनॉमिक मार्केट। ओके, अच्छा, अब मैं आपको दूसरा सिनारियो दे रहा हूं। आपने 2 सिनारियो सर ने बता दिए। एक, मोदी किसी भी सूरत में प्रधानमंत्री बन जाए, मार्केट बल्ले बल्ले। और दूसरा सिनारियो, अगर हंग पार्लियामेंट हो जाती है, दोनों तरफ से खींचतान चलती है, भाई ये मेरे साथ हो या तू मेरे साथ आ, तू मेरे साथ आ, और उसके बाद दिन कुछ टाइम लगता है सरकार फॉर्मेशन, तो मार्केट क्रैश। अब दूसरा सिनारियो मेरा ये है कि तीसरा सिनारियो कि मान लीजिए राहुल गांधी की लॉटरी लगी,
विपक्ष की लॉटरी लग जाती है इंडिया गठबंधन की और वो सरकार बना लेते हैं, तब क्या होगा? एक बार मार्केट क्रैश होगा, दे विल ट्राई टू रीड, क्योंकि सबसे पहले किसी भी इन्वेस्टर का इंटरेस्ट ये होता है कि मैं अपनी कैपिटल को प्रिजर्व करूं। तो जितना वो कमा के बैठे होंगे मार्केट में, सबसे पहले वो उसको प्रिजर्व करेंगे। दे विल वेट एंड वॉच कि राहुल गांधी या जो भी इनकी टीम आती है वो क्या करती है, कौन लोग हैं, उनकी पॉलिसीज क्या है, देन दे विल मूव इन। ओके, क्योंकि फंडामेंटली उसमें भी बट फर्स्ट देयर विल बी अ डाउनवर्ड ट्रेंड, देयर विल बी, क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि सामने जो चेयर पे आ रहा है वो कौन है। सर मुझे आप 2004 का किस्सा बता रहे थे ना? एग्जैक्टली, मैं यही बता रहा था कि 2004 में, सर को याद होगा, 2004 में जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई और एक सरकार आई जिसमें ये क्लैरिटी थी कि कांग्रेस सरकार बनाएगी, उसके बाद सबसे पहले मार्केट यूं गया था, अप्रॉक्सीमेटली 940 के आसपास पॉइंट, 1000 टाइम उस टाइम पे डाउन होना बहुत बड़ी बात दैट वाज वो क्लासिक हंग पार्लियामेंट थी। हंग नहीं थी, उसमें ये था कि कांग्रेस सरकार नहीं, कांग्रेस सरकार बना रही थी, फिर भी कोalition में दिख रहा था कि कांग्रेस का कोalition फॉर्म हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जब लोगों को पैसा प्रिजर्व करना था, उन्होंने निकाला, फिर ये वेट किया और ये दबाव डाला कि लेफ्ट वो चीजें न करवा पाए जो मनमोहन सिंह के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के साथ मैच नहीं करता। जो आपने मुझे बताया था, मैंने वो डिटेल निकलवाया, सॉरी आपको व्यूअर्स के लिए बता रहा हूं। 14 मई 2004 नतीजा आया था, 6% सेंसेक्स टूट गया, 6% इज बिग नंबर सर, 6% गिर गया। उसके बाद अगले 14 मई के बाद 17 मई को 11% गिर गया, 17 मई को 11% सेंसेक्स और टूट गया। और उसके बाद जब ये क्लियर होने लगा कि सरकार कौन बनाएगा, तब थोड़ी सर के अंदर तेजी लौटी। लेकिन इतना दबाव उन लोगों ने बना लिया था कि लेफ्ट जो है अनावश्यक मांगे न मनवाए, लेफ्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को न रोके। हाँ, एक बड़ी चीज उस वक्त रुकी थी, जो डिसइन्वेस्टमेंट था, वो भी 3-4 साल बाद इंट्रोड्यूस हुआ था। डिसइन्वेस्टमेंट जिसको हम विनिवेश कहते हैं, जिसके लिए सरल भाषा में ये कहा जाता है कि देखिए हमारे पीएसयू या हमारे नवरत्ना, इनको बेचा जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, ये हुआ था। अब लेकिन मैं आगे का ही पूरा बता देता हूं, आप सॉरी कंप्लीट कर लीजिए। मैं एक लाइन यहाँ पे एक चीज कहना चाहता हूं। देखिए यहाँ का इस बार का केस बिल्कुल डिफरेंट है। इधर हो या उधर, गिरना मोदी जी के पास ही सरकार है ना, ये क्लैरिटी है। किसी भी केस में आप कह रहे हैं, किसी भी केस में मोदी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, कुछ भी हो जाए। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी 100 ला रही है, नहीं ला रही है कांग्रेस पार्टी। कौन जाने? चलिए मैं अपने कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहा हूं, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप 1 तारीख को भी देखेंगे। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, जब लोगों ने पोलिंग भी नहीं करी थी। हम शायद 17 तारीख से ये शो कर रहे हैं, पहले फेज का पोलिंग नहीं हुआ था, उसके पहले से, और मैंने पहले दिन से कहा था 303+। मैं छोड़ दिए, आप कह रहे हैं कि अगर बीजेपी का अपना भी कुछ तो अनुमान होता है ना, वर्स्ट भी हो जाए तो भी सरकार बीजेपी की बनेगी, प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे। ये मैं कई बार बोल चुका हूं। 2004 में वाजपेयी सरकार गिरी, मार्केट कितना टूटा मैंने आपको बताया, 5%, 11% उसके बाद। अब 2009 मनमोहन सिंह जी की सरकार बन गई, 2009 18 मई 2009 को फिर गिनती हुई, इसमें कांग्रेस की सीटें बढ़ गई थी। क्लियर था कि कांग्रेस सरकार बना लेगी। जबरदस्त तेजी मार्केट में देखने को मिली। क्या बताता है ये? मार्केट को कंटिन्यूटी अच्छी लगती है। कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, दूसरा टर्म मिलने जा रहा था, मार्केट को अच्छा लगा कि चले, जो चल रहा है वो चले। उसके बाद देखिए 2014 जब सबने लगभग प्रेडिक्ट कर दिया था कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, 16 मई 2014 को रिकॉर्ड छलांग मारी मार्केट ने, रिकॉर्ड छलांग। जब पता लग गया कि मोदी को क्लियर मेजॉरिटी मिल गई है, अब 25,000 पर पहली बार स्टॉक मार्केट पहुंचा। अब 19 में आ जाइए साहब, 19 में जैसे ही 23 मई 2019 को नतीजे आए, एक बार फिर मार्केट ने रिकॉर्ड बनाया और 40,000 के पार चला गया। तो वही सेम कंटिन्यूटी अच्छी लग रही है। कंटिन्यूटी के से ज्यादा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मोदी भी अच्छे लग रहे हैं इनको, क्योंकि बार बार जो है रिकॉर्ड नया हाई बनता है। मैं सिर्फ एक लाइन आदेश भाई, मतलब मार्केट सर ने बताया कि एंटिसिपेट कर रही है शायद कि मोदी लौट रहे हैं। देखिए, हालांकि मैं सब्जेक्ट नहीं है मेरा, क्योंकि इकोनॉमिक्स के बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं और जो सर ने बताया, मैं इस पर लगभग सहमत हूँ कि मार्केट को स्टेबिलिटी अच्छी लगती है, कि आपके पास एक स्टेबल गवर्नमेंट है, आपके पास एक स्टेबल गवर्नमेंट है जिसका नंबर, जिसके पास पूर्ण बहुमत है। अब देखिए, जिस हिसाब से पिछले 2 टर्म रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के, उसमें सबसे अच्छी बात ये रही है कि उनके पास पूर्ण बहुमत की सरकार रही है और उस हिसाब से उन्होंने फैसले भी किए हैं। तो ये जो एक मैसेज मिलता है मार्केट का, ये जाहिर तौर पे भी ठीक है। लेकिन मैं सर की एक बात से थोड़ा सा डिफर करूंगा कि इस देश में इस वक्त ना 2 तरह के वोटर हैं। एक वोट वो है जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ है, और दूसरा वोट वो है जो उनके
खिलाफ क्लियर है बिल्कुल। ठीक है। जो सर ने कहा ना कि 3 जो वोटर है कंफ्यूज रहता है, मैं इस वक्त ऐसा नहीं मानता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर एक थर्ड फ्रंट की गुंजाइश भी रहती। लेकिन आज की डेट में आप देखोगे, इसीलिए ये जो इंडिया ब्लॉक है जो बना है अलग से, इसमें कांग्रेस प्लस अलाइज हैं और उधर एनडीए है, ये इसीलिए है कि दो ही वोट इस वक्त इस देश में है, एक साथ वाला, एक खिलाफ वाला। तो इसलिए मैं इसको नहीं, लेकिन जो खिलाफ वाला है, खिलाफ वाला नंबर आने के बाद क्या करेगा ये नहीं मालूम है ना। खिलाफ के बाद कांग्रेस की 70, ममता की 20, स्टालिन की 30, ये जब जुड़ेंगे उसके बाद क्या होगा, कौन नेता बनेगा, किसकी चलेगी? यही तो नेगेटिव पॉइंट है इनका। हाँ, लीडरलेस, फेसलेस होना सबसे बड़ी, और उसके सबसे बड़ी पुश एंड पुल प्रॉब्लम है। आदेश उस सरकार के पुश एंड पुल सोचिए ना कितने होंगे। इसीलिए खड़गे साहब ने एक बात कही, आपने नोट नहीं किया, कि हम 24 घंटे के अंदर आपको अपना चेहरा बता देंगे, क्योंकि उनको भी एक उम्मीद लगती है कि इस बार शायद मेरा नंबर लग जाए। खड़गे साहब की बड़ी इच्छा थी कि वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने, लेकिन अब उनको ये लगता है कि मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट हो गया हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो अभी जो चल रहा है इसमें मेरा नंबर आ जाए और एक दलित प्रधानमंत्री देश को मिल जाए। क्योंकि मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि क्या है कि इसमें बहुत सारे अलाइज ऐसे हैं जिन्होंने ये बात चुनाव से पहले कह दी कि खड़गे साहब ही हमारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे, जिस वजह से नीतीश कुमार इंडिया अलायंस को छोड़ के चले गए। ये बड़ी वजह ये थी उनको छोड़ने की। ठीक है, क्योंकि उनको प्रॉमिस किया गया था कि वो कन्वीनर बनाएंगे और आपको राहुल गांधी के जो फेस थे प्राइम मिनिस्टर के, वो नीतीश कुमार थे, लेकिन ममता राहुल गांधी के फेस थे, राहुल गांधी चाहते थे नीतीश कुमार को चेहरा बनाया जाए। हाँ, ये नई बात पता चल रही है राधेश रावत। नहीं, ये नई बात नहीं है। नहीं, मैंने नहीं सुनी कि राहुल गांधी चाहते थे नीतीश कुमार को फेस बनाए। प्रॉमिस किया था नीतीश कुमार को। तब जाके नीतीश कुमार घूमे थे, सभी रीजनल पार्टीज के पास गए थे, और कांग्रेस पार्टी इस बात को जानती थी कि उनकी छतरी के नीचे ममता बनर्जी नहीं आ सकती, अखिलेश नहीं आ सकते, इसीलिए नीतीश कुमार, सर आपको तो याद होगा, एक मिनट, नीतीश कुमार ने क्या किया? नीतीश कुमार बॉम्बे गए, बंगाल गए, अखिलेश से मिले, सबसे मिले, और उन्होंने सबको एकजुट किया। और जब वो टास्क पूरा हो गया और जब उनके नाम की घोषणा होनी थी कि ये कन्वीनर होंगे इंडिया अलायंस के समूह के, तब उस बात का किसने विरोध किया? ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल। ये जो मैं हमेशा कहता हूं कि एक इस ग्रुप के अंदर एक सब ग्रुप है। तो इसीलिए तो राहुल गांधी ने क्या सोच के वादा कर दिया था नीतीश कुमार को? राहुल गांधी को लगता था कि, और एक बात जो आपने बताई ये बात सही है, जो लास्ट इंडिया मीटिंग हुई थी, लास्ट मतलब वीडियो कॉल पर मीटिंग हुई थी, जिसके बाद नीतीश कुमार ने दूसरी ओर जाने का फैसला किया था, उसमें राहुल गांधी ने ये कहा था, जब नाम आया कि कन्वीनर नीतीश कुमार को बना दो, राहुल गांधी सेड कि ममता बनर्जी से पूछ लेना, वो यहां इस मीटिंग में नहीं है। ये भी हुआ था ना? क्योंकि ममता बनर्जी और इस पूरे ग्रुप ने ये पहले ही तय कर लिया था कि नीतीश कुमार को नहीं बनने देना है। अब एग्जैक्टली अब जो बातें आप मुझे बता रहे हो, हाँ। यही तो इनर कॉन्ट्रडिक्शंस है ना इस अलायंस की। और अब ये लोग जब अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति बन जाती कि ये लोग सरकार बनाने की कोशिश करेंगे, अरे आप पहले अपने जो गठबंधन बनाया, गठबंधन का अध्यक्ष कौन होगा या कन्वीनर कौन होगा, संयोजक कौन होगा, उसके लिए इतनी खींचतान, फिर तो भारत सरकार बनानी है आपको, तब क्या होगा? लेकिन वही है जो वोटर, देखिए वोटर आज की तारीख में बहुत इंटेलिजेंट भी है, सेंसिटिव भी है, और बहुत इंफॉर्मेशन उसके पास है। और वो जमाना गया कि जब मैं एक भाषण दूंगा और वोटर अपनी ओपिनियन बदल देगा या शक्ल देख के ओपिनियन बदल देगा। आज की तारीख में देयर इज इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो और हर तरह का एनालिसिस है, वोटर को हर एंगल दिखता है। मुझे लगता है कि देखिए दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो है इमोशनल कनेक्ट कि मुझे बीजेपी को ही देना है, मुझे बीजेपी को नहीं देना है, ये बहुत क्लियर वोटिंग है। जो इशू आता है, जैसे मैंने बार बार बोला कि टिल्टिंग पॉइंट हमारे देश में कहाँ आता है, जो फेंस सिटर है। फेंस सिटर वो आदमी होता है जो चाहता है कि मैं सेंसिबल डिसीजन लूँ, मैं इमोशनली नहीं हूँ, मैं लॉजिकल हूँ। वो जब लॉजिक पे जाएगा तो वो क्या करेगा, वो इंडिया अलायंस को वोट देगा, जैसा भी हम बात कर रहे थे कि भाई ना नेता, ना नीति, ना रणनीति, जब कुछ नहीं दिख रहा है तो मैं किसके साथ जाऊं? उनके पास जो खुद ही कंफ्यूज है, तो कहेगा यार अगर मुझे वोट ही देना है, घर से निकल के ही जाना है, तो ऐसी जगह दे दो जहां कुछ वैल्यू काउंट हो जाए। सर लेकिन जो दूसरी बात जो थी, आपने जब बता रहे थे भाई मान लो 40% इनके हैं, 40% उनके खिलाफ वोटर हैं, मोदी जी 37% वोट पे प्रधानमंत्री बने ना, 37% पे बने ना, बाकी तो ना वाला वर्ग बहुत बड़ा है ना। वही जो इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कही कि देखिए अगर जो फेंस सिटर है अगर वो होता तो एक थर्ड अलायंस की बात होती, थर्ड फ्रंट की बात होती।
थर्ड फ्रंट ना बने, इसीलिए तो इंडिया अलायंस बना। नहीं तो वो इसीलिए मैं आपको दूसरी सिचुएशन दे रहा हूं जो वो कहना चाह रहे हैं। बाइपोलर कॉन्टेस्ट है, एक तरफ एक पार्टी है बीजेपी, दूसरी तरफ एक अलायंस है। क्लियर? तो अगर और नेगेटिव वोट, मोदी को ना वाला वोट, वो ज्यादा वोट है। क्लियर? मैं नहीं कह रहा वो पड़ रहा है, संख्या की बात मैं कर रहा हूं। वो मतलब भाई पॉपुलेशन, बहुत से लोगों ने वोट दिया नहीं, बहुत से लोग ने एंटी वोट दिया, बहुत से लोगों का वोट है नहीं। करेक्ट। 18 साल से कम का मतलब ये नहीं है ना कि उनकी कोई ओपिनियन नहीं है, देश की जिसकी जो आबादी है उनके भी ओपिनियन, लेकिन उनको वोट नहीं है। तो वो मैं सिचुएशन कह रहा हूं आपसे, इसकी पॉसिबिलिटी आप क्यों नहीं देखते कि वो ना वालों को ज्यादा वोट पड़ जाए? मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि देखिए फिर बात वहीं आती है कि मैं ना वालों को वोट दे के व्हाट आई विल अचीव एज ए वोटर। अगर मैं देश का हित चाह रहा हूं, मैं वोटर हूं, मेरे पास दो ऑप्शन है, वेदर आई एम वोटिंग फॉर कंट्री, मतलब मैं देश के लिए वोट कर रहा हूं, या मैं पार्टी के लिए वोट कर रहा हूं। अगर मैं ये चाहता हूं कि देश में एक स्टेबल सरकार बने, मैं चाहता हूं देश तरक्की करे, तो मेरे पास दोनों ऑप्शन है, मोदी एंड ऑपोजिशन। मैं जब दोनों को एनालिसिस करता हूं, मैं कहां जाऊंगा? आज स्थिति वो है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कंफ्यूजन जो इस समय चैलेंज इस इलेक्शन में सबसे बड़ा किसके लिए था? एंटी मोदी वोटर के लिए ज्यादा बड़ा चैलेंज था कि मैं कहां जाऊं, मेरे को ये सामने वाले अल्टरनेट दे क्यों नहीं रहे। अगर ये क्लैरिटी आ जाती इंडिया अलायंस में लीडरशिप को लेके, नीति को लेके, तो मेरे ख्याल से वो उसको दे देता। आप फॉर्म है कि ना वाला नहीं, हाँ वाले को ज्यादा वोट पड़ने वाला है। मुझे ये उम्मीद है, और यही इस फ्रस्ट्रेशन के कारण वोटिंग परसेंटेज भी कम है। दीपक जी प्रॉब्लम ये है, नीति, नियत और नेतृत्व, ये तीन न है जो होने चाहिए किसी भी अलायंस में। क्या वो एनडीए में है? हाँ है। क्या वो इंडिया में थे? बिल्कुल नहीं थे। और ये जो लोग कहते हैं ना, मैंने ये बड़ा मोदी जी के लिए तो ये तर्क बहुत बार सुना है कि 37% उनके साथ थे, बाकी 63% उनके खिलाफ थे। ये भारत के लोकतंत्र का ओवर सिंप्लीफिकेशन है। नहीं कहेंगे, एनडीए का भी वोट था तो ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं। जो लोग कहते हैं ना कि मोदी जी को 37% मिले, तो 63% मोदी जी के खिलाफ थे। ये भारत के प्रजातंत्र या किसी भी दुनिया के प्रजातंत्र को समझने का ओवर सिंप्लीफिकेशन है। जब आप चीज को बहुत ज्यादा सिंपल कर लेना, जैसे ओवर सिंप्लीफिकेशन है। ऐसे कहा जाए तो प्लूटो ने तो ये कहा था कि गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी ऑफ फूल्स, प्रजातंत्र मूर्खों का शासन है, क्योंकि 100 लोग एक साथ ईमानदार हो ही नहीं सकते। मेजोरिटी कंसिस्ट ऑफ फूल, ये तो प्लूटो ने कहा हुआ है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ फूल्स। जब हमारे यहाँ दार्शनिक विचार जो है उत्पन्न हो रहे थे, जब इस तरह की उत्पत्ति हुई थी। लेकिन एक शेर सुनाना चाहता हूं, एक शेर सुनाना चाहता हूं। अब ये सोचिएगा ये शेर किसके लिए है ना। लोग हर मोड़ पर रुक रुक कर संभलते क्यों हैं? क्या बात। लोग हर मोड़ पर रुक रुक कर संभलते क्यों हैं? इतने डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं? ये भी मुझे इंडिया गठबंधन वालों के लिए लगा। जिसके लिए भी हो, मैं कुछ नहीं कह रहा, बता दो यार, हमारा नेता ये, हमारा नेता ये होगा। इसीलिए तो बोल रहा हूँ, इसीलिए नेताओं के लिए चुनाव में एक से भी मैं बोल देता हूं। बिल्कुल आप तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया। वाह, तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया। क्या बात है सर। ये कह रहे हैं वोटर से नेता, तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाजें दी तुझे मेरा गला बैठ गया। ये तहजीब हाफिज साहब ने कहा, सबके गले बैठे हुए इस वक्त चुनाव में, सारे नेताओं के गले बैठे हुए। 7 राउंड में गला नहीं बैठेगा तो क्या होगा? क्या बैठेगा? मैं एक बात बोल रहा था, प्रॉब्लम क्या थी कि अगर इस इंडिया अलायंस को एक लीडर मिल जाता पहले, चुनाव से पहले, तो ये कभी बन ही नहीं पाता। तो कभी बन नहीं पाता, यार अलायंस ही नहीं बन पाता। इन्होंने क्या किया कि जो एंटी वोटर है, आप अपने अपने स्टेट में जाओ, और जो यूपी में अखिलेश यादव, तमिलनाडु में स्टालिन, उधर आरजेडी, अपने अपने स्टेट में जाके पवार साहब, उद्धव ठाकरे, सब ले लो अपना अपना वोट, वही कोशिश और बाद में हम इसका फैसला करेंगे। क्योंकि चुनाव से पहले, आखिर में क्या होगा, चुनाव के बाद अगर नंबर आता है, क्लोज कर रहा हूं बस, अगर नंबर आता है तो आप नंबर के आधार पे आप बता सकते हैं कि क्या करना है, हमारे क्या होगा। लेकिन पहले तो संभव ही नहीं था, इसलिए नहीं किया गया। मैं ये बात आपको वैसे ही याद दिला रहा हूँ, क्योंकि ये हमारी बात ही हो गई ना कि भाई अगर मान लीजिए विपक्ष को मौका मिल जाता है, बीजेपी के नंबर नहीं होते और वहां पर सारे एकजुट हो जाते हैं, नंबर कर लेते हैं। सर यूपी 2 में जितने करप्शन के इल्जाम लगे थे, जरा आप याद कीजिए, आप पाएंगे, ये आप चेक कर लीजिएगा जाकर के, जितनी मिनिस्ट्रियों में करप्शन के इल्जाम लगे, एलाइज के साथ, वो एलाइज के साथ पास थे, सारे एलाइज के पास थे। वो टेलीकॉम, डीएमके, रेल,
लालू यादव। लालू यादव, कोल शायद मनमोहन सिंह जी के पास ही था। नहीं, शिबू सोरेन। शिबू सोरेन। शिबू सोरेन। जब एलाइज के पास कुछ आ जाता है ना, मतलब मैं सब नेताओं के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमारे नेताओं की तो कुछ की फितरत है ना, लूटो बट मैं एक चूस लो साला जो मिल गया उसमें इसके दोनों पहलू हैं। एब्सोल्यूट पावर भी आपको करप्ट करती है, वो भी समस्या है, और एलाइज भी आपको फंसाते हैं। तो डेमोक्रेसी में थोड़ा बैलेंस भी चाहिए, और वो जनता कैसे करेगी वो उनके हाथ में है। इसीलिए 240 दी थी इन्होंने बैलेंस क्रिएट करने के लिए। चलिए सर, आप एक बार फिर, क्योंकि बहुत मजेदार राउंड रहा, लेकिन आपका सच में सर बहुत मजा आया विजय जी आपके आने से और ज्यादा। एक बार जरा अपनी प्रेडिक्शन एक बार फिर दोहरा दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाता है। बीजेपी मेरा 340 प्लस माइनस 20। ओके, कांग्रेस पिछली बार जितना 52। ऑलराइट, दीपक सर तुम्हारा फिर से एक बार। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ 303 प्लस। 303 प्लस। आदेश कुछ मेरे दोहरा चुके हैं इस कार्यक्रम में 3 बार। रिवाइज करना है। जो सौरभ ने बताया इस कार्यक्रम में 3 बार, मैं उसी पे कायम हूँ। 240 पर अभी भी कायम है। बहुत शुक्रिया सदानंद साहब, आप प्रोग्राम में बहुत शुक्रिया आपका, और आते रहिए, हम आपको बुलाते रहेंगे। आदेश बहुत शुक्रिया आपका, दीपक जी बहुत शुक्रिया आपका भी। आप देख रहे थे आपका फेवरेट प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। यूं ही बने रहिए हमारे साथ रोज 6 बजे। कल फिर मुलाकात करेंगे आपसे नए मेहमान, नए मुद्दे के साथ। मुद्दा तो क्या ही नया होगा, चुनाव होगा, लेकिन कुछ नए तरीके से आपके सामने कुछ नई बातें रखने की कोशिश करेंगे। कल फिर 6 बजे मिलेंगे, लेकिन बिना रिमोट के।